दोस्तों, अगर आपको पता चल जाए कि आपकी ज़िंदगी के सिर्फ चंद दिन बाकी हैं और फिर अचानक आपके हाथ एक ऐसी चीज़ लग जाए जो वक्त को ही मोड़ सकती हो। एक औरत जो अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गुजार रही है, एक अजीब तजर्बे के बाद वक्त के ऐसे चक्कर में फंस जाती है जहां हर दिन दोबारा शुरू हो जाता है। अब उसके पास एक ही मौका है, या तो वो अपनी तकदीर बदल ले और या फिर हमेशा के लिए इस बेरहम टाइम लूप में कैद हो जाए। क्या इंसान वाकई ही वक्त को हरा सकता है? और अगर आपको अपनी ज़िंदगी दोबारा जीने का मौका मिले, तो आप क्या बदलना चाहेंगे? कहानी के शुरू में हम ज़ोया को देखते हैं, जो हॉस्पिटल में अपने आखिरी दिन गुजार रही थी। इसके लंग्स के दरमियान में एक सुराख होता है और अब इसके पास एक ही हफ्ता बचा है जीने के लिए। डॉक्टर की ये बातें सुनकर उसका हस्बैंड डोलैंड और उसकी बेटी जैनी बहुत परेशान हो जाते हैं। अब डॉक्टर उनको कहता है कि ज़ोया को आखिरी हफ्ता अपनी फैमिली के साथ गुजारना चाहिए। जिसके बाद वो लोग ज़ोया को लेकर घर आते हैं। यहाँ उसका हस्बैंड और उसकी बेटी उसको खुश करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ोया परेशान और खोई हुई नज़र आती है। अगले दिन ज़ोया का हस्बैंड उसको पब्लिशर के पास लेकर जाता है। ज़ोया ने टाइम और फिज़िक्स पर काफ़ी सारी किताबें लिखी थी और उसकी नई आने वाली किताब का आखिरी चैप्टर भी अभी अधूरा था। तो पब्लिशर उसको कहते हैं कि वो आखिरी चैप्टर को जल्दी कंप्लीट कर ले। मगर ज़ोया को इसमें भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके बाद वो लोग छुट्टी मनाने के लिए बीच पर आते हैं और फिर वो लोग मसाज पार्लर आते हैं। यहाँ पर भी ज़ोया उदास और गुमसुम ही नजर आती है। इसके बाद ज़ोया अपनी माँ से मिलने ओल्ड एज होम जाती है, मगर उसकी माँ उम्र ज्यादा होने की वजह से किसी को भी नहीं पहचानती थी। फिर ज़ोया बाहर एक बेंच पर बैठी हुई थी, तभी वहां पर एक बुजुर्ग लेडी आती है। वो ज़ोया के साथ बेंच पर बैठने लगती है, तो ज़ोया उसको वार्न करती है कि आपको यहाँ पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि यहाँ अभी एक बर्ड शिट करने वाला है। तभी वहाँ पर एक बर्ड शिट कर देता है। ये देखकर वो लेडी हैरानगी से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता? ज़ोया कहती है कि आपको एक राज की बात बताऊं, मैं ये सब कुछ पहले भी कर चुकी हूँ। दरअसल मैं एक टाइम लूप में फंसी हुई हूँ। वो बताती है कि मैं अपनी जिंदगी के आखिरी 7 दिन बार बार जी रही हूँ। यही वजह थी कि शुरू से अब तक वो गुमसुम थी। इसके बाद ज़ोया बताती है कि मैं ये 7 दिन इतनी बार जी चुकी हूँ कि मुझे सब कुछ पहले ही पता है कि आगे क्या होने वाला है। कल मेरी फैमिली मेरे लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी अरेंज करेगी और इसी दिन मेरे नाक से खून आने लगेगा, जिस पार्टी के बाद मैं खुद को वॉशरूम में लॉक करती हूँ और एक खास तरह की पिल लेती हूँ। वो टैबलेट लेते ही मेरा लूप दोबारा शुरू हो जाता है और मैं हॉस्पिटल के बेड पर जागती हूँ। वो लेडी बहुत कंफ्यूज थी। वो कहती है कि तुम ये क्या बातें कर रही हो? यहाँ ज़ोया बताती है कि जब मैं छोटी थी, तब उसे पार्क में एक डब्बी मिली थी, जिस पर ज़ोया का नाम लिखा था और इसमें 100 टैबलेट्स दी गई थी। ये कोई आम टैबलेट्स नहीं थी, ये टाइम ट्रैवलिंग टैबलेट्स थी। ये टैबलेट खाने पर 7 दिन पास्ट में जाया जा सकता है। इसीलिए जब उसका आखिरी दिन आता है, तो वो टैबलेट खाकर अपनी मौत को टाल देती है और जिंदगी के आखिरी 7 दिनों को बार बार जी रही है। जोया हर बार हॉस्पिटल में जागती, जहां से उसकी फैमिली उसको घर लेकर जाती है। जिसके बाद वेकेशंस, बीच और सरप्राइज पार्टी, ये सब कुछ वो बार बार कर रही थी। और वो टैबलेट्स भी इसी वजह से खत्म नहीं होती, क्योंकि पास्ट में जाने से वो टैबलेट्स फिर से पूरी हो जाती थी। अब ऐसे ही लूप में जोया की जिंदगी चल रही थी। एक लूप में जब वो अपनी माँ के साथ न्यूज़ देखती है, जहाँ पर बताया जा रहा था कि दुनिया का आखिरी बचा हुआ राइनासोरस इनके शहर में है और वो इसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ जोया को बार बार टाइम ट्रैवलिंग की वजह से पता था कि हफ्ते के आखिर में वो राइनो भी मारा जाएगा। अब जोया बार बार इन लूप्स को जीकर थक गई थी। आज के लूप में जब वो ओल्ड लेडी इसके पास बैठने के लिए आती है, तो वो वहां से उठकर जाने लगती है। जाते हुए उसकी टक्कर एक लड़की से होती है, जिसका नाम पोला है, जो कि एक स्टूडेंट है। अब पोला के पास से जोया की लिखी हुई बुक्स गिर जाती है। पोला उसे बताती है कि वो पीएचडी की स्टूडेंट है और वक्त पर रिसर्च कर रही है। इसके बाद वो इसे लाइब्रेरी में लेकर जाती है, जहाँ से पोला किताबें लेती थी और वो उसे बताती है कि मैं अपने कॉलेज में एक प्रोफेसर को असिस्ट करती हूँ और लैब में काम करती हूँ। अब लैब का नाम सुनकर जोया के दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो अपनी रिसर्च को दोबारा शुरू करेगी। तभी वहाँ उसका शौहर उसको ढूंढते हुए आता है और उसे घर लेकर जाता है। यहाँ जोया को लैब जाकर अपनी अधूरी रिसर्च को पूरा करना था, ताकि वो इस टाइम लूप और अपनी मौत को रोक सके।
हालाँकि उसका हस्बैंड कहता है कि ये इसका आखिरी हफ्ता है, तो उसको ये फैमिली के साथ गुज़ारना चाहिए। ज़ोया फैसला करती है कि जैसे ही अगला लूप शुरू होगा, तो वो पोला से मिलकर अपनी रिसर्च शुरू करेगी। जैसे ही अगला लूप शुरू होता है, ज़ोया अपनी बेटी को किसी बहाने से बाहर भेजती है और खुद हॉस्पिटल के बैक डोर से भाग जाती है। पहले वो टैक्सी लेकर अपने घर आती है, जहाँ वो अपने कपड़े चेंज करती है और कुछ ज़रूरी सामान लेकर पोला की तरफ निकल जाती है। अब चूंकि ये लूप अभी शुरू हुआ था और अभी तक पोला और ज़ोया मिले नहीं थे, अब ज़ोया पोला को बताती है कि हमारी मुलाकात अब से 4 दिन बाद होने वाली है। तुम कॉलेज में पढ़ती हो और वक्त पर रिसर्च कर रही हो। हम ये काम मिलकर कर सकते हैं। अब ये बातें सुनकर पोला उस पर यकीन नहीं करती। वो कहती है कि अगर तुम सच में फ्यूचर से आई हो, तो मुझे बताओ कि मेरे हाथ के पीछे कितने नंबर पकड़ा है। अब ये तो ज़ोया के साथ पहली दफ़ा हुआ था, तो उसको कुछ भी पता नहीं था और पोला उसकी मदद करने से इनकार कर देती है। इस तरह ज़ोया का ये हफ्ता भी वेस्ट हो जाता है। जैसे ही अगला लूप शुरू होता है, ज़ोया फिर से हॉस्पिटल से भागकर पोला के पास आ जाती है और इस बार जब पोला अपनी उँगलियाँ पूछती है, तो ज़ोया सही-सही जवाब देती है। अब पोला को यकीन हो जाता है कि ज़ोया फ्यूचर से आई है, इसलिए वो उसके साथ देने के लिए मान जाती है। ज़ोया पोला को अपनी टैबलेट्स के बारे में बताती है और कहती है कि हमें ये पता लगाना है कि ये कैसे काम करती हैं और ये कि इसमें हम चेंजिंग कैसे कर सकते हैं, यानी 7 दिन के लिए नहीं, बल्कि ज़्यादा वक्त के लिए पास में जाया जा सके। पोला कहती है कि तुमने पहले ही इस पर काम क्यों नहीं किया, जिस पर ज़ोया बताती है कि मैंने इस पर रिसर्च शुरू तो की थी, मगर फिर मेरी शादी हो गई और मैं फैमिली में बिजी हो गई। मगर अब मैं इन टैबलेट्स के राज को जानना चाहती हूँ। पोला कहती है कि अगर तुम 3 या 4 टैबलेट्स एक साथ ले लो, तो हो सकता है कि तुम ज़्यादा वक्त के लिए पास में जा सको। तब ज़ोया बताती है कि ये टैबलेट्स ऐसे काम नहीं करती। मैं एक वक्त में सिर्फ एक ही टैबलेट ले सकती हूँ। इन टैबलेट्स का असर खत्म होने में 7 दिन लगते हैं। इसके बाद ही दूसरी टैबलेट्स ले सकती हूँ। इसके बाद पोला ज़ोया को अपनी लैब में लेके आती है। यहाँ ज़ोया बताती है कि ये टैबलेट पानी में पिघलती नहीं है, जैसे ये हर वक्त रीजनरेट हो रही हो, जैसे ये प्रोसेस सब एटॉमिक लेवल पर चल रहा हो। इसीलिए अब इन्हें सब एटॉमिक लेवल पर रिसर्च के लिए एक मशीन चाहिए थी। तभी पोला को याद आता है कि ऐसा ही एक मशीन दूसरे प्रोफेसर के पास है। इसीलिए वो मशीन लेने के लिए चली जाती है। तभी ज़ोया को उसके घर से फ़ोन आता है, तो वो घर के लिए निकलती है। तो बाहर उसको उसके पुराने प्रोफेसर मिल जाते हैं, जो ज़ोया को देखकर काफ़ी खुश होते हैं। वो ज़ोया को अपने ऑफिस में लेकर जाते हैं। यहाँ वो देखते हैं कि पोला उन्हीं के ऑफिस से कुछ चुरा रही थी और इन्हें पता चलता है कि ज़ोया पोला के साथ ही है। ये जानकर वो दोनों पर गुस्सा करने लगते हैं। वो ज़ोया पर ज़्यादा गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुम कॉलेज की टॉपर थी और मुझे लगा था कि तुम आगे जाकर एक बड़ी साइंटिस्ट बनोगी, जो बहुत सी न्यू डिस्कवरीज करेगी। मगर ज़ोया ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो इसी बात से गुस्सा थे। ज़ोया प्रोफेसर से माफ़ी मांगती है और दोनों बाहर आ जाते हैं। यहाँ ज़ोया पोला को बताती है कि मैं कोई टॉपर नहीं थी। वो तो टैबलेट्स का इस्तेमाल करके टॉप किया करती थी। इसके बाद पोला ज़ोया को बताती है कि जिस चीज़ के लिए मैं ऑफिस में गई थी, वो मुझे मिल गई है। वो उसे खाली बॉक्स दिखाती है। पोला बताती है कि इसके अंदर एक टेस्ट सब्जेक्ट इंसान को रखा गया है। दरअसल साइंटिस्ट इंसान के साइज पे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, मगर इस एक्सपेरिमेंट में कोई मसला हो गया और फिर साइंटिस्ट इसके छोटा होने को रोक नहीं पाए और वो सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा छोटा हो गया। वो साइज में इतना छोटा हो गया कि नज़र आना ही बंद हो गया। इसीलिए ये बॉक्स इस इंसान का घर है। पोला बताती है कि इस इंसान को हम नैनोमैन कहते हैं। इस आदमी ने खास सूट भी पहना हुआ है, जो पार्टिकल को एटॉमिक लेवल पर रिसर्च कर सकता है। जिसके बाद वो लोग इस बॉक्स को लेकर एक रेस्टोरेंट के वर्किंग फ्रीजर में आते हैं, क्योंकि इसी इन्वायरमेंट में ये बॉक्स रख सकते थे। अब ये लोग इसकी डिवाइस को ऑन करते हैं और इस बॉक्स का ट्रांसमीटर शुरू हो जाता है, जिसकी मदद से ये लोग नैनोमैन से बात कर सकते हैं। अब पोला इस नैनोमैन से रिक्वेस्ट करती है कि इन्हें एक टैबलेट के अंदर होने वाली सारी तब्दीलियों की रिसर्च करनी है, कि वो कैसे बनी है, इसका फार्मूला क्या है और ये कैसे काम करती है। इसके बाद जोया एक टैबलेट को बॉक्स के अंदर डाल देती है, तो वो इंसान इनको इस टैबलेट्स की डिटेल देने लगता है और इनकी स्क्रीन पर काफ़ी लंबा कोड आता है, जिसको देखकर ये लोग हैरान हो जाते हैं। यानी ये टैबलेट उनकी सोच से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी।
ये टैबलेट हर सेकंड में अपना स्ट्रक्चर बदल रही थी। इस रिपोर्ट के मिलने के बाद वो दोनों ये समझ जाती हैं कि ये टैबलेट हमारी सोच से भी ज़्यादा एडवांस है, जिसमें हम कोई भी तब्दीली नहीं कर सकते, क्योंकि ये टैबलेट हर वक्त अपना स्ट्रक्चर तब्दील करती है। यानी वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में एक ही वक्त में एग्जिस्ट करती है। अगले कुछ दिन ये दोनों अलग-अलग तरीके लगाकर इस टैबलेट पर रिसर्च जारी रखते हैं, मगर इनका कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा था। इनकी मशीन इतनी एडवांस नहीं थी कि वो इस टैबलेट को पूरी तरह समझ सके। ज़ोया हर लूप में हॉस्पिटल से भागती, फिर पोला को यकीन दिलाती कि वो टाइम ट्रैवल कर सकती है, और फिर वो साथ मिलकर इस टैबलेट पर रिसर्च करती। इसी दरमियान वो कभी-कभी अपने घर वालों से भी मिल लेती थी। फिर एक दिन पोला पूछती है कि तुमने कॉलेज के दिनों में भी रिसर्च की थी, हमें इस रिसर्च के पेपर्स को ढूंढना चाहिए। अब वो पेपर्स इसकी माँ के सामान में रखे थे, जो कि अभी ओल्ड एज हाउस में थी। फिर वो दोनों जोया की माँ के पास ओल्ड एज हाउस में जाते हैं और वहाँ पेपर्स को ढूंढने लगते हैं। यहाँ जोया को अपने रिसर्च के पेपर्स तो नहीं मिलते, मगर उसे अपने कॉलेज टाइम के बॉयफ्रेंड मार्क की रिसर्च मिलती है। इसके बाद वो बाहर आती है तो नर्स इसे कहती है कि आपके हस्बैंड आपको ढूंढ रहे हैं और वो काफ़ी दुखी हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही वो यहाँ से गए हैं। ये सुनकर जोया काफ़ी दुखी हो जाती है। उसे पछतावा होने लगता है कि वो अपने काम में अपनी फैमिली को ही भूल गई। इसकी फैमिली के लिए तो ये आखिरी हफ्ता था जब वो इनके साथ रहने वाली थी। मगर रिसर्च की वजह से वो हमेशा जोया इनसे दूर रहती थी। पिछले कुछ लूप्स में इसकी फैमिली इसके लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी अरेंज करती है, मगर वो घर ही नहीं जाती। ये सब सोचकर उसको बुरा लगता है। अब वो इन सारी बातों से थक चुकी थी और ये सारा रिसर्च बंद करने का सोचती है। ये सुनकर पोला उदास हो जाती है और कहती है कि तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो। मुझे भी पास्ट में जाकर अपनी गलतियां सुधारनी है, जिसके लिए वो जोया का अब तक साथ दे रही है। जोया के पूछने पर वो अपनी कहानी बताती है कि जब वो 15 साल की थी, तब एक दिन वो चोरी से अपने पेरेंट्स की कार लेकर जाती है, मगर कार में कुछ खराबी हो गई थी। डर की वजह से उसने अपने पेरेंट्स को कुछ भी नहीं बताया कि कार में खराबी है, वरना उसे काफ़ी डांट पड़ती। उसी रात उसके पेरेंट्स वो कार लेकर जाते हैं और खराबी की वजह से उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है। इसकी वजह से वो दोनों मारे गए। पोला इसके लिए खुद को जिम्मेदार समझती थी कि अगर वो उनको बता देती तो शायद वो आज जिंदा होते, और उसे कैसे भी पास्ट में जाकर अपने माँ-बाप की डेथ को रोकना है। ये सब सुनकर ज़ोया को एहसास होता है कि वो सिर्फ अपने बारे में ही सोच रही थी। इसलिए वो पोला से वादा करती है कि वो अपनी रिसर्च को ज़रूर पूरा करेंगे, ताकि दोनों पास्ट में जा सकें। इसके बाद पोला सजेस्ट करती है कि उन्हें ज़ोया के एक्स बॉयफ्रेंड मार्क को ढूंढना चाहिए। तभी ज़ोया के नाक से खून आने लगता है, यानी कि वो फिर से मरने वाली है। इसीलिए वो फिर से टैबलेट्स लेकर 7 दिन पास्ट में चली जाती है। अब इस बार वो अपना सामान पैक करके पोला को मिलने की बजाय अपने पुराने प्रोफेसर के पास जाती है। सबसे पहले तो वो उनसे माफ़ी मांगती है और यहाँ पर वो ये भी रिवील करती है कि वो टॉप इसलिए करती थी क्योंकि वो टैबलेट का इस्तेमाल करके 7 दिन पास्ट में जाती थी और एग्ज़ाम में आने वाले सारे सवालात का इल्म उसे पहले से ही होता था। पहले तो प्रोफेसर इस पर काफ़ी गुस्सा होते हैं, मगर फिर वो ज़ोया को माफ़ कर देते हैं। इसके बाद वो उनसे मार्क का एड्रेस और फ़ोन नंबर मांगती है, तो प्रोफेसर उसको सारी डिटेल्स दे देते हैं, जिसके बाद वो फ़ौरन मार्क के घर जाती है। यहाँ पर उसे मार्क नहीं बल्कि उसका बेटा मिलता है, जो उसे बताता है कि मार्क अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने सारी ज़िंदगी अपने काम को दे दी थी। अब मार्क का बेटा अपने बाप को बहुत ही मिस करता था। बातों के दौरान वो बहुत ही जज्बाती हो जाता है और कहता है कि वो अपने पापा के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता है, मगर अब ये पॉसिबल नहीं है। ये सब सुनकर जोया उसको तसल्ली देती है। इसके बाद वो जोया को अपने बाप के ऑफिस लेकर जाता है, जहाँ पर उनकी रिसर्च पड़ी थी। जोया वो सारी रिसर्च अपने साथ लेकर वापस आ जाती है। अगले सीन में जोया पार्क में मार्क की रिसर्च पढ़ रही थी, तो उसे मार्क का बेटा याद आता है कि वो अपने बाप के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता था। उसे पार्क में कुछ लोग भी दिखाई देते हैं, जो अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजार रहे थे। ये सब देखकर वो बहुत उदास हो जाती है। उसे एहसास होता है कि वो कितनी सेल्फिश है। उसकी फैमिली के लिए तो ये आखिरी हफ्ता है और हर बार वो अपनी फैमिली को छोड़कर इस रिसर्च के पीछे आ जाती है। वो अपना फ़ोन चेक करती है तो उसके हस्बैंड के काफ़ी सारे मैसेजेस होते हैं। उसे एहसास होता है कि उसे अपनी फैमिली को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। बार बार टाइम ट्रैवलिंग करने की वजह से जोया की हालत काफ़ी ख़राब होने लगती है। वो अपनी टैबलेट ढूंढने लगती है,
अब उसे रिसर्च नहीं करनी थी, उसे बस अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारना था। अब वो अपने आप को संभालती है और एक आखिरी टैबलेट खाती है और वापस हॉस्पिटल में जागती है। और इस बार उसे पता है कि उसे क्या करना है। वो बाहर जाकर अपनी फैमिली को अच्छी तरह मिलती है, सबको गले लगाती है, फिर वो खुशी खुशी अपनी फैमिली के साथ घर आती है। वो अपने हस्बैंड के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करती है, हर पल खुश रहती है। पहली बार उसे कोई भी पछतावा नहीं हो रहा था, वो इस पल को जी रही थी। वो अपनी फैमिली के साथ बीच पर घूमने जाती है, अपनी माँ को आखिरी बार मिलने आती है और फिर उन्हें आखिरी बचा हुआ राइनो दिखाने लाती है। यहाँ जोया को पता था कि हफ्ते के आखिरी दिन वो भी मरने वाला है। अब आखिरी दिन आता है तो वो पोला से मिलने जाती है, जिसे इस बार भी कुछ याद नहीं था। सो जोया उसे फिर से सब कुछ बताती है। इसके बाद जोया अपनी और मार्क की सारी रिसर्च उसे दे देती है और साथ में वो टैबलेट वाली डब्बी भी, और उसे कहती है कि वो हर लूप में खुद की मौत को टालने की कोशिश करती रही। अब उसे एहसास हुआ कि उसका काम अपने आप को बचाना नहीं, बल्कि अपनी रिसर्च पोला को देना था, क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर में पोला इस टैबलेट में कोई तब्दीली कर सके। जिसके बाद पोला का फ्यूचर वर्जन जोया के पास्ट में आकर उसको वो डिब्बी देगा। इसलिए जोया उसे सब कुछ देकर अपनी रिसर्च को पूरा करने के लिए कहती है। उसके बाद जोया अपने घर आती है। यहाँ पर उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ उसकी बेटी बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और अपनी होने वाली बेटी को वो जोया का ही नाम देगी, जो सुनकर जोया बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद वो अपनी फैमिली को गुड बाय बोलकर मौत को गले लगा लेती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।